नमस्कार। टीवी 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकर वादे कितने पूरे कितने अधूरे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की हम बात करें, छत्तीसगढ़ विधानसभा अपने चुनाव तैयारी को लेकर शबाब पे है। तमाम प्रत्याशी 90 विधानसभा के लोगों तक जा जाकर अपना अभियान चला रहे हैं, लोगों तक मिल रहे हैं, उन्हें रुझा रहे हैं, तमाम वादे कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। और राजनीतिक समीकरण की भी बात करें छत्तीसगढ़ में, इस बार पिछले 5 साल से बात करें, कांग्रेस की सरकार थी और इस बार भी भाजपा और कांग्रेस की जो बड़े दल हैं वो आमने सामने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमी, जिसे एमसीबी भी कहा जाता है, 2008 में पहली बार इस विधानसभा से चुनाव हुआ था। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें, एमसीबी जिला अभी हाल ही में बना हुआ है। कोरिया से अलग होकर यह एक नया जिला बना। तैयारियां चल रही है, सरकारी कवायदे भी चल रही हैं आज भी। वहीं इस जिले में 2 विधानसभा आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ की 1 नंबर जो विधानसभा, अगर हम 90 विधानसभा करें 1 से 90, तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा 1 नंबर पर भरतपुर सोनहत विधानसभा भी है। और बता दें कि मनेन्द्रगढ़ से अलग होकर बना यह विधानसभा आरक्षित जाति के लिए रिजर्व है। भरतपुर सोनहत की हम बात करें, इस विधानसभा में 2008 में पहली बार चुनाव हुआ था। वहीं तब से यहां पर 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 2 बार विजय भाजपा पार्टी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, और 1 बार कांग्रेस चुनाव जीतने में सफल हो पाया है। इस सीट पर आदिवासी गौड़ जाति के वोट अधिकतर हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे और इस पर बढ़ते हैं तो चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे। मनेन्द्रगढ़ जो विधानसभा है उसके कुल मतदाता 1,33,405। पुरुष की बात करें तो 68,492। महिला मतदाताओं की बात करें 64,910। 2018 विधानसभा में यहां पर कुल 1,31,423 मतदाता थे। इस बार थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा है मतदाताओं की संख्या, जो हम आपको कुछ देर में बताएंगे। सरगुजा संभाग का ये मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें 50-50% जो जीत का प्रतिशत रहा है। और 2003 में कांग्रेस से गुलाब सिंह कमरो ने जीत दर्ज की थी। 2008 में दीपक कुमार पटेल ने जीत की थी बीजेपी के, और कांग्रेस के गुलाब कमरो ने 2003 में। और 2008 में भाजपा से दीपक कुमार पटेल, तो 2013 में श्याम बिहारी जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं अगर हम 2018 की बात करें तो कांग्रेस से ही विनय अग्रवाल, डॉक्टर, जो वहां पे डॉक्टर भी हैं, विनय अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के वो प्रत्याशी थे और विधायक भी हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हम अगर पिछले 4 विधानसभा का जो हम समीकरण आपको बता रहे थे, अपने दर्शकों को जो बता रहे थे, वो इस तरह से सीधी टक्कर। वहां पर 2 दल होते हैं, भाजपा और कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा स्थानीय जो छोटे छोटे दल होते हैं उनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो छोटे दल हैं अब पैर पसार रहे हैं, चाहे जनता जोगी कांग्रेस हो, चाहे गोंडवाना पार्टी हो, चाहे इस बार आदिवासी समाज अलग होकर अपनी पार्टी बनाई है। हमर छत्तीसगढ़ के नाम से भी एक पार्टी बनी है, तो ये बस्तर में भी लगातार काम कर रही है। और प्रथम चरण के जो चुनाव होने वाले हैं 20 विधानसभा में, प्रथम चरण में 7 नवंबर को होने वाले हैं चुनाव, और 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ में। तो ये पूरा एक समीकरण है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि मनेन्द्रगढ़ में रमेश सिंह अभी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और भाजपा से श्याम बिहारी जायसवाल। तो थोड़ा सा समीकरण मनेन्द्रगढ़ में बदला है। इस बार कांग्रेस ने रमेश सिंह पर दांव लगाया है और डॉक्टर विनय जायसवाल की टिकट इस बार कट गई है। तो समझेंगे, समीकरण को देखेंगे। कुछ और भी हैं चुनावी वादे पूरे कितने अधूरे।
चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में टीवी 24 एक खास विश्लेषण करता है, तमाम अपने दर्शकों को बताता है कि आखिर एक एक विधानसभा में क्या काम हुए हैं, कैसे काम हुए हैं, कितनी सरकार की नीतियां वहां पर काम की है, कैसे प्रत्याशी हैं जो आप चुन सकते हैं, किस तरह के आप अपने मतों का अधिकार भी कर सकते हैं। चूंकि जंगली क्षेत्र होने के कारण हाथियों का आवाजाही लगातार एक कॉरिडोर हाथियों का लगा रहा है, जिससे आम लोग और खासकर जो वनों में रहने वाले लोग हैं, वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए काफी परेशानी का सबब रहा है। आए दिन घटना दुर्घटना देखने की मिली है। हाथियों के लगातार उस क्षेत्र में आने से, हाथियों द्वारा आक्रमण किए जाने से काफी लोगों को जान माल हानि भी हुई है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं की कमी, चूंकि नया जिला है और छत्तीसगढ़ के सबसे अंतिम गांव की हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ बात करें तो छत्तीसगढ़ का आखिरी छोर पे बसा यह जिला, चूंकि उसके बाद मध्य प्रदेश पूरा कॉलरी एरिया का क्षेत्र है और कुछ मरेंद्रगढ़ का कॉलरी एरिया, जहां पर चिरमिरी एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर कोयले के बड़े खदान हैं, अब हालांकि खत्म होने के कगार पे हैं। और बात करें मनेंद्रगढ़ की पूरे विधानसभा की, तो सफाई व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है। शिक्षा व्यवस्थाओं को सरकार बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश की थी, जो कांग्रेस है, आत्मानंद स्कूल लाकर, और कॉलेजों की कमी, स्कूल की कमी, शिक्षा की कमी थोड़ी सी जरूर रही है वहां पर। और स्वास्थ्य की तो बेहतर सुविधा पूरे प्रदेश भर में नहीं मिल पाई, चूंकि डॉक्टरों की कमी है और बड़े डॉक्टर्स हैं वो गांव में जाकर वैसे भी काम नहीं करना चाहते, तो शहरों में ही अधिकतर डॉक्टर काम करना चाहते हैं, जिसके चलते गांव के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर डॉक्टरों की कमी हमेशा से ही बनी हुई है। और पूरे इस विषय पर भी बात करें तो हमसे राहुल दुबे, मनेंद्रगढ़ के हमारे संवाददाता, वो जुड़ गए हैं। वहां के हाल और वहां के समीकरण, वहां के जनता की बातें को हमसे रूबरू हमारे चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को भी दिखाएंगे, रूबरू होंगे वहां के जो स्थानीय नागरिक हैं, मतदाता हैं, वोटर हैं, समझेंगे आखिर मनेंद्रगढ़ विधानसभा का क्या हालात हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। राहुल जी, मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, चूंकि चुनावी सियासी घमासान शबाब पर है, एमसीबी का जो हम पूरा देखें, किस तरह के प्रत्याशी मैदान में है, जनता क्या चाहती है, और पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में कितने काम हुए हैं उस मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो सर्वे किया गाँव अहिन करके, तो वहाँ पर ज्यादा कुछ जनता नहीं, कोई वृद्धा पेंशन को लेकर के रो रहा है, तो कोई राशन के वितरण को लेकर के आवाज उठा रहा है। देखा जाए तो दोनों वितरण अगर देखा जाए भाजपा का और कांग्रेस का, तो हमें ये लगता है कि दोनों का टक्कर जो है इस बार बहुत जोरों पर होगा। और दोनों प्रदेश जो है भाजपा से श्याम बिहारी जी नामांकन भरने अभी यहाँ आ गए हैं कलेक्टर ऑफिस, और रमेश सिंह जी ने फॉर्म भर दिया नामांकन, उसमें चरणदास खान और ज्योत्ना महंत भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो देखिए तो जी, तो आवाज में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। राहुल, आप फिर से हमसे जुड़े, आवाज थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, कृपया आप नेटवर्क भी आ जाएं। तो अभी चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आप यह राहुल जी हमसे जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सामग्री वितरण है, जो सरकारी सामग्री वितरण की जाती है राशन की, वो उसमें काफी परेशानी हो रही है। और आज नामांकन की भी जो है वो नामांकन भरने आज गाजे बाजों के साथ कांग्रेस पार्टी के जो रमेश जी हैं वो चुनाव मैदान में हैं, तो उनके साथ वहां के सांसद भी पहुंचे हुए हैं, और श्याम बिहारी जायसवाल जो वहां पे भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन दाखिल करने कलेक्टेड
पहुंचे हुए। तो बाकी और भी हम समझेंगे राहुल से कि राहुल वहां पर उपस्थित हैं मौके पर, वहां के जो तमाम वोटर्स हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमसे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 24 की खास पेशकश, वादे कितने पूरे कितने अधूरे। सरगुजा संभाग के मनेंद्रगढ़ जिले के हम दो विधानसभाओं पर अभी चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम मनेंद्रगढ़ विधानसभा पे अभी कुछ देर पहले चर्चा की है। अब हम चर्चा करते हैं भरतपुर सोनहत पर, जो इस वक्त सरगुजा संभाग की सबसे हॉट सीट में से है। इसमें अगर आज की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं वो वहां से गुलाब सिंह कमरो कांग्रेस से हैं, लगातार जीतते आए हैं। दूसरी बार यहां भाजपा से बात करें तो रेणुका सिंह सांसद जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में है भरतपुर सोनहत से। थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा भरतपुर सोनहत के बारे में, विश्लेषण भी आगे हम करेंगे कि यहाँ कितने काम हुए हैं, कितने पूरे हैं। गोड़ आदिवासी समाज का पूरा ये बेल्ट है जो निर्णायक साबित होते हैं। और ये कोरिया जिले से अलग होकर जब मनेंद्रगढ़ जिला बना तो इस क्षेत्र में अभी मनेंद्रगढ़ में 2 विधानसभा हैं और 1 नंबर आने वाली विधानसभा अभी जिसपे मैं आपको बता रहा हूं भरतपुर सोनहत, जो विधानसभा का नंबर 1 कहा जाता है और आरक्षित रिजर्व है। इस विधानसभा में 2008 में पहली बार चुनाव हुआ था, तब से यहां पर 3 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इस सीट की अगर बात करें तो हॉट सीट वर्तमान में देखने को मिल सकता है। सांसद रेणुका सिंह भाजपा से, कांग्रेस से गुलाब कमरो जो लगातार उस सीट से जीतते आए हैं और गुलाब कमरो जो उस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दखल है, उस लगातार विधायक भी रहे हैं, अलग अलग सीटों से अलग अलग विधानसभा से भी चुनाव लड़े हैं गुलाब सिंह कमरो। तो अभी उनके सामने होंगी रेणुका सिंह भाजपा से तो गुलाब सिंह कमरो कांग्रेस से। गोड़ समाज की बहुलता क्षेत्र है, क्षेत्रीय गोंडवाना दल भी उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। हम बात करें तो 2018 में कांग्रेस से गुलाब कमरो ने जीत दर्ज की थी और पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, पिछले बार विधानसभा की, और बीजेपी से चंपा देवी पावले वहां पर 2013 में जीत दर्ज की थी। उससे पहले भी पहली बार जब विधानसभा हुआ था तो बीजेपी से फूलचंद सिंह देव ने जीत दर्ज किया था। बीजेपी अगर हम 3 बार की बात करें तो 75% बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ था और 25% कांग्रेस के पक्ष में। तो निश्चित रूप से वह क्षेत्र बीजेपी का लगातार जो 2 बार जीत दर्ज की, जिससे अगर हम बात करें 15 साल तक भाजपा की सरकार थी 2013 तक, फिर उसके बाद कांग्रेस ने भारी बहुमतों से जीत दर्ज की और काफी सीटें लाई। उसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस से गुलाब सिंह कमरो ने जीत दर्ज की थी। और सीधे हमारे संवाददाता से जुड़ते हैं राहुल दुबे, जो वहां पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो उनके साथ हैं। हम जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं उस क्षेत्र में। राहुल जी, आप थोड़ा सा चीजों को वहां के जो वहां पे जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनसे ये जरूर जानकारी ले कि स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं उस क्षेत्र में। जी बिल्कुल। मैं हमारे बीच में भरतपुर सोनहत के स्थानीय निवासी हैं। हम इनसे ये जानते हैं कि वहाँ के मेन मुद्दे क्या क्या हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे, भाजपा को कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, भरतपुर विधानसभा एक आदिवासी बाहुल्य विधानसभा है। यहाँ पर मुद्दों की कमी नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट का 5 साल का कुशासन और घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे यहाँ पेंड माफिया से लेकर के रेत माफिया से लेकर के रेत घोटाला से लेकर के और तमाम इस तरीके के घटनाएं, जनकपुर में जिसके हत्या वगैरह की घटनाएं कारित हुई और हत्या न्याय नहीं दी गई आए और वो बेखौफ घूम रहे हैं। केवल विधानसभा में 5
खाली भूमि पूजन, ओनली भूमि पूजन। क्षेत्र में फील्ड में जाइए काम कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन भूमि पूजन किए हुए शिलालेख शिलापट आपको जगह जगह दिखाई देता। आखिरकार कौन सा विकास का मॉडल हमारे विधायक महोदय प्रस्तुत कीजिए। और तो मैं बताऊं, बैकुंठपुर से सोनार एक 2 लेन सड़क आती है, वो सड़क अभी टूटी भी नहीं थी, उसमें डबल कोट डामरी की। और इसके अलावा ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आजादी से लेकर के आज तक कभी सड़क नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत मीडिया में सुर्खियों में था, आप देखे होंगे सोनहत के जस्ट बाजू में 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रजपुरी, परिहत और भलुआ 3 गांव ऐसे हैं। आप वहां पर जाके देखिएगा, हालात इतनी बदतर है, आने के लिए सड़क नहीं है, रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर हैं, गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में वहां पर आवागमन इतना पूरी तरह से बाधित हो जाता है और वहाँ पर जाकर बट उनको सड़क नहीं उपलब्ध है। उसी प्रकार से सुदूर वनांचल चले जाइए, रामगढ़ के उधर किनारे के पास आनंदपुर, गोइंदनी, दस्ते, गमापुर, रासेमरिया, इन सब गाँव में सड़क की बात कही गई थी, लेकिन कहीं नहीं दी। साथ ही साथ जो कांग्रेस सरकार की मूल वादे थे, 36 वादों को लेकर के लोग खत्म है। 36 वादे में से कितने वादे थे? इनके सीएम साहब हमें सरगुजा महाराज से ज्यादा वादा तो पूरा इस बारे में नहीं समझ में आ रहा। साफ बोलने की बात है, कहाँ है। इसके अलावा आपको हर ब्लॉक में फूड पार्क लगाने की बात कहते, कहाँ लगा फुटपाथ। जो सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी करने की बात है, कहाँ बोला सारे बेरोजगारों को? किसी गाँव में 2, किसी गाँव में 4। इलेक्शन याद आया रोजगारी भत्ता की बात। अब उसी तरीके से देखिएगा, 170 समूह की महिलाओं की कर्ज माफी की बात कही गई थी, एक दिन कर्ज माफी नहीं हुआ। बिजली बिल की बात, इनका वादा समझ नहीं है जनता को, या अपने वादे पर। रेणुका सिंह विधायक प्रत्याशी हैं और इन पर 300 मामले नोटिस आ चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मामला है और जिला निर्वाचन कार्यालय की बात है, वो अपने जांच रेणुका सिंह से क्या उम्मीदें हैं? रेणुका सिंह देखिए विकास गति देंगी, वो एक सुलझी हुई परिपक्व महिला ने दी। 20 साल पुराना उनका नगर विधानसभा में 10 साल उन्होंने प्रजा की सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री को करने की एक अहम हिस्सा है और एक सुलझी हुई परिपक्व आदिवासी समाज की नेत्री हैं। और उन्होंने अपना सेवा करने के तौर तरीका से पूरा सरगुजा से वाकिफ है और उनको हम जानते हैं। पहले भी हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है 2003 से 2008 तक कोरिया जिले। और भी वहां पर प्रत्याशी हैं, उनसे भी आप जरूर जानकारी लें। और भी वहां पे मतदाता है, वोटर से उनसे पूछे स्थानीय मुद्दे और क्या हैं। जी जी आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए साफ मुद्दा है। इन लोगों ने जो वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, विकास की गंगा बहाने की बात कही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल में सिर्फ भूमि पूजन और जो विधायक भरतपुर विधानसभा वो तो फावड़ा और पंडित अपने साथ बैठा के कुछ नहीं। लगातार आप वन भूमि देख लीजिए और राजस्व देख लीजिए, लगातार इन लोगों ने रेता उठाया है। इससे पहले जब इनकी सरकार नहीं रेत के यही गुलाब कमरो रेत जो उठता था उस ट्रक के नीचे जाते थे और कहते थे मैं भी रेत है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जो है भरतपुर क्या विकास के बारे में खाली बोलते हैं कि शिलान्यास हुए और अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उद्घाटन कहीं नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी वहां पे 1-2 मतदाता होंगे, उनसे भी पूछे कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, स्थानीय लोगों से।
बिल्कुल। आप भरतपुर से हैं? भरतपुर से हैं? वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ऐसी स्थिति है सड़क बना है और यहाँ हमें गौठानों में जो काम कराए हैं, यानी गौठान पैसा कमाने का काम किया है इन्होंने। रात में अभी ये हल्ला कर रहे हैं सोसाइटियों में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ जबरदस्ती गोबर खाद यदि 50-100 हजार है एक भरतपुर विधानसभा में गुलाब कमरू जी ने तो खाली भूमि पूजन किया है। आज स्थान में जाके देखते हैं भूमि पूजन हुआ है, वहाँ एक जगह में काम हुआ है। आप भी भरतपुर के स्थानीय निवासी हैं? जी जी जी। वहाँ आप किस रूप में देखते हैं विकास को? झूठे वादे और झूठे कम का ढोरा पीट रहे हैं। वर्तमान में मैं भरतपुर और में 4 पीढ़ी बीती है, ये कांग्रेस सरकार है जो सिर्फ भूमि पूजन करता है, गाँव की बात करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े। अब थोड़ा सा विश्लेषण में आपको और बताना चाहूंगा, चूंकि राहुल जी हमसे जुड़े हुए हैं और थोड़ा आवाज की वहां से नेटवर्क प्रॉब्लम का जो इश्यू है वो जरूर हो रहा है उस क्षेत्र से। तो आपने ये देखा और आपने सुना, हमने वहां के मतदाताओं से भी रूबरू कराया कि स्थानीय नागरिकों में, वोटरों में, मतदाताओं में कितना आक्रोश है। वहां पर काम का जरूर शिलान्यास कर दिया गया है, लेकिन आज तक वहां पे काम पूरे नहीं हुए हैं। वन क्षेत्र होने की वजह से गांव में सड़कें, बिजली समस्या है। आजादी के बाद भी वहां पर उस क्षेत्र में बिजली नहीं है, ऐसा वहां के स्थानीय नागरिकों का कहना है। और मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो उस क्षेत्र में बता ही रहे हैं कि मूलभूत शिक्षा, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली, इसकी बड़ी समस्या। भ्रष्टाचार भी भरतपुर सोनहत क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है। देखते हैं 2023 में किसकी सरकार बनती है और सोनहत में किसका प्रतिनिधि जीतकर सामने आता है। स्थानीय मुद्दे कितने हावी होंगे या मतदाता जो है वो प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए TV24। नमस्कार।